एडुटेरिया इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पॉलिटी। रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम को पारित किया गया था कब? 1773 ईस्वी में। इस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसके अंतर्गत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई करीब 1774 ईस्वी में। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार ब्रिटिश कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम को पारित किया गया था कब? 1784 ईस्वी में। 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट आया। इसके द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया और इसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का भी गठन किया गया। यानी पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स का गठन किया गया। ब्रिटिश कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही। 1813 का चार्टर अधिनियम, 1813 का जो चार्टर अधिनियम आया उसमें भारत का कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को छीन लिया गया, परंतु चीन तथा पूर्वी देशों के साथ व्यापार का एकाधिकार प्राप्त रहा। ये जो कंपनी था उसका भारत के साथ व्यापारिक अधिकार जो है 1813 ईस्वी में ख़त्म कर लिया गया, लेकिन चाय के साथ व्यापार था और चीन के साथ भी। ब्रिटिश कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत। 1833 का जो चार्टर अधिनियम आया उसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। इसी अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। प्रथम विधि आयोग का जो गठन किया गया था लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में। भारत से मुगल सम्राट का पद कब समाप्त किया गया? 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आया उसके द्वारा भारत से मुगल शासन को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। इसके अंतर्गत भारत से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पद को समाप्त कर दिया गया। भारत में एक भारत सचिव पद का सृजन किया गया। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया भारत का शासन अधिनियम 1858 से। इस अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल हुए। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी 1861 का भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत। ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से कब भंग किया गया? 1 जनवरी 1874। ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से 1 जनवरी 1874 को भंग किया गया। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई 1892 का भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत। यानी 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम आया उसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। कब? 1909 का भारत परिषद अधिनियम। 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम आया उसके तहत मुस्लिम समुदायों के लिए भी पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। 1909 अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के भी नाम से जाना जाता है। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। इसी अधिनियम के अंतर्गत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने। कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा।
केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। 1919 वाला अधिनियम के तहत 1919 का जो भारत शासन अधिनियम आया उसमें केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना हुई और 1919 अधिनियम के अंतर्गत भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो लोक सेवा आयोग का गठन किया गया 1919 वाले अधिनियम के बाद। 1919 अधिनियम के अंतर्गत सांप्रदायिक आधार पर सिखों, आंग्ल भारतीयों, ईसाइयों तथा यूरोपियों के लिए भी निर्वाचन सिद्धांत को स्वीकार किया गया। 1919 वाले अधिनियम के अंतर्गत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों बजट से अलग किया गया। 1919 अधिनियम के अंतर्गत ही एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया और 1919 अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना कब की गई? केंद्र में द्वैत शासन का स्थापना 1935 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत किया गया। 1935 अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों से द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। तो प्रांतों से द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कब किया गया? 1935 अधिनियम के द्वारा। 1935 अधिनियम के अंतर्गत वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत यानी 1935 वाले अधिनियम के अंतर्गत ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। 1935 के अधिनियम के बारे में कटाक्ष करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि गुलामी का अधिकार पत्र, गुलामी यानी 1935 वाले अधिनियम को बारे में जवाहरलाल नेहरू बोले थे कि यह एक गुलामी का अधिकार पत्र है तथा यह एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को प्रस्तावित किया गया था कब? 4 जुलाई 1947 को और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत कितने धाराएं थी? 20 धाराएं थी। कुछ स्मरणीय तथ्य जैसे भारतीय संविधान के निर्माण हेतु कुछ बनी समितियां एवं उसके अध्यक्ष। भारतीय संविधान निर्माण में जो कुछ समितियां बनी थी और उनके अध्यक्ष कौन थे? जैसे संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रांतीय संविधान समिति कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति समिति के जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के भी जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान का निर्माण कब किया गया था? तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। संविधान सभा के निर्माण हेतु जुलाई 1946 में चुनाव कराए गए। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 4 कमिश्नरी क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे तथा 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। यानी 389 में 292 हो गए ब्रिटिश, 4 कमिश्नरी क्षेत्र से और 93 देशी रियासतों से। संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को और उसमें अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह को। फिर बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं, जिसमें से बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी। संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को और स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके सदस्यों की संख्या 7 थी। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? 26 नवंबर 1949। भारत के मूल संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं तथा 8 अनुसूचियां हैं।
22 भाग 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियाँ। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को हुआ। भारत के लिए अलग संविधान सभा की गठन हेतु सभा का सबसे पहला विचार दिया था कौन? स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा था? के.एम. मुंशी। प्रस्तावना को संविधान का कुंजी बोला किसने? के.एम. मुंशी ने। किस वाद ने प्रस्तावना को संविधान का भाग ही नहीं माना? तो बेरूबाड़ीवाद। बेरूबाड़ीवाद ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना। किस वाद ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना? तो केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद जो था उसमें प्रस्तावना को संविधान का ही भाग बताया गया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1976 में हुआ उसके द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। वो शब्द हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता, ये तीनों शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय एवं स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो प्रस्तावना में 3 तरह का न्याय एवं 5 तरह के स्वतंत्रता का उल्लेख है। भारत के संविधान के कुछ सोर्स कि कहाँ से संविधान के लिए गए हैं। तो जो संविधान बनाने में कुछ अमेरिका से जो लिए गए हैं वो हैं प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग एवं वित्तीय आपात। वित्तीय आपात अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रक्रिया जो अमेरिका से ही लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता होगी ये अमेरिका से ही लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से। न्यायपालिक की स्वतंत्रता भी अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका से। प्रस्तावना लिया गया है अमेरिका से। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? तो एकल नागरिकता विधि निर्माण की प्रक्रिया जो है एकल नागरिकता विधि निर्माण की प्रक्रिया, एकल नागरिकता हो गया ब्रिटेन से लिया गया है। विधि निर्माण की प्रक्रिया भी ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का शासन होगा, विधि का शासन जो है ब्रिटेन से ही लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार भारत के संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार। संसदात्मक शासन प्रणाली जो है वो ब्रिटेन से ही लिया गया है। कुछ ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है वो है प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है लेकिन प्रस्तावना की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संसद का संयुक्त अधिवेशन जो होगा वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची का ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन कैसे होगा वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से? आयरलैंड से। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कहाँ से किया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में व्यक्तियों का मनोनयन किया जाएगा। राष्ट्रपति जो राज्यसभा में कुछ व्यक्तियों को मनोनयन करते हैं ये कॉन्सेप्ट जो है कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेंगे वो निर्वाचक मंडल का व्यवस्था भी आयरलैंड के से ही लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड से ही लिया गया है। कनाडा से क्या? तो संघात्मक विशेषता जो है वो कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ, जो कुछ शक्तियाँ जो है राज्य को दिया गया, कुछ शक्तियाँ जो है केंद्र को दिया गया और कुछ शक्तियाँ दोनों को दिया गया और इसको बांटने के बाद भी जो शक्ति बच गया है वो सारा केंद्र के पास होगा। यानी अवशिष्ट शक्तियाँ के बारे में क्या होगा वो कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो भी कॉन्सेप्ट कनाडा से ही लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में संशोधन कैसे होगा ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। राज्यसभा के
सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्य जो है निर्वाचन कैसे होगा, वो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका का। तो राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। लेकिन राज्यसभा में कुछ लोगों का मनोनयन जो राष्ट्रपति करते हैं वो लिया गया आयरलैंड से। आपातकाल की व्यवस्था जर्मनी से लिया गया है, लेकिन वित्तीय आपात का अमेरिका से लिया गया है। और वैसे आपातकाल की व्यवस्था जर्मनी से ली गई है। कुछ मौलिक कर्तव्य जो हैं वो रूस से लिए गए हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया, जापान से। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, फजल अली अध्यक्ष थे और सदस्य थे हृदयानाथ कुंजरू एवं के.एम. पनिक्कर जो है वो राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे और अध्यक्ष थे फजल अली। राज्य पुनर्गठन अधिनियम को पारित किया गया था 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया था। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। भारत में क्षेत्रीय परिषद की कुल संख्या कितना है, 5। कुछ स्मरणीय तथ्य जैसे भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी को प्राप्त होने वाले वेतन एवं पेंशन का उल्लेख किया गया है द्वितीय अनुसूची में। तो द्वितीय अनुसूची में ही पेंशन और वेतन का उल्लेख किया गया है। विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है तृतीय अनुसूची में। वेतन जो है दूसरा अनुसूची और शपथ के बारे में तीसरा अनुसूची में। विभिन्न राज्य एवं संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख जो है चौथी अनुसूची में है। कुछ राज्य जो है राज्य और संघीय क्षेत्र दोनों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में होगा, ये बात बताई गई है चौथी अनुसूची में। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख जो है वो 5वीं अनुसूची में है। अनुसूचित जाति और जनजाति का क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख जो है 5वीं अनुसूची में है। असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम, ये 4 राज्य हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम, यहाँ के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है 6ठी अनुसूची में। असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के जो जनजाति है उनके प्रशासन क्रिया का उल्लेख जो है वो 6ठी अनुसूची में किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची, ये तीनों तरह का सूची का उल्लेख जो है वो 7वीं अनुसूची में किया गया है। भारत में टोटल 22 भाषाएं हैं और ये 22 भाषाएं का उल्लेख जो है वो 8वीं अनुसूची में किया गया है। राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है 9वीं अनुसूची। राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण का विधि जो है उसका उल्लेख किया गया है 9वीं अनुसूची में। दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है 10वीं अनुसूची में। दल बदल का जो प्रावधान है वो उल्लेखित है 10वीं अनुसूची में। पंचायती राज संस्थाओं कार्य हेतु 29 विषय प्रदान किए गए हैं। पंचायत राज जो है वो कार्य करेगा 29 विषय पर और ये बात उल्लेख किया गया है 11वीं अनुसूची में। शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने हेतु 18 विषय प्रदान किए गए हैं, यानी शहरी स्वशासन क्षेत्र प्रक्रिया जो है वो 18 विषय पर काम करते हैं और ये उल्लेखित है 12वीं अनुसूची में। भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ एवं त्यागपत्र। तो राष्ट्रपति जो है वो मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेता है और उपराष्ट्रपति के सामने त्यागपत्र देता है। उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के सामने शपथ लेता है और राष्ट्रपति के सामने ही त्यागपत्र देता है। प्रधानमंत्री जो है उस राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है और राष्ट्रपति के समक्ष ही अपना त्यागपत्र देता है।
भारत का सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति के सामने शपथ लेते हैं और राष्ट्रपति के समक्ष ही वो अपना त्यागपत्र देते हैं। किसी भी राज्य का जो राज्यपाल है वो राज्य के मुख्य न्यायाधीश यानी हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं तो राज्य के मुख्य न्यायाधीश के सामने वो शपथ लेते हैं, लेकिन त्यागपत्र जो है वो राष्ट्रपति के सामने देते हैं। मुख्यमंत्री जो है वो किसी भी राज्य के राज्यपाल मुख्यमंत्री जो है किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री जो है वो अपने राज्य के राज्यपाल के समक्ष शपथ लेंगे और राज्यपाल के समक्ष ही अपना इस्तीफा यानी त्यागपत्र देंगे। भारत के संविधान में भाग एवं अनुच्छेद। भाग वन जो है भारत का संविधान का भाग वन जो है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है और इसमें आर्टिकल 1 से 4 आता है। भाग दो में आर्टिकल 5 से 11 आता है, अनुच्छेद 5 से 11 और भाग 2 संबंधित है नागरिकता से। वैसे ही भाग 3 संबंधित है मौलिक अधिकार से और भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 आता है, अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 में है और संबंधित है मौलिक अधिकार से। भाग 4 जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक आता है, अनुच्छेद 36 से 51 तक भाग 4 है और भाग 4 संबंधित है नीति निर्देशक तत्व से। भाग 4 क में आर्टिकल है 51 क और भाग 4 क संबंधित है मूल कर्तव्य से। तो भाग 1 हो गया संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 हो गया नागरिकता, भाग 3 हो गया मौलिक अधिकार, भाग 4 हो गया नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 क हो गया मूल कर्तव्य। भाग 5 जो है आर्टिकल 52 से 151 तक है और भाग 5 संबंधित है संघ से। भाग 6 जो है वो आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 152 से लेकर के 237 तक है और भाग 6 संबंधित है राज्य से। भाग 7 जो है वो भाग 7 में आता है आर्टिकल 238। भाग 7 पहली अनुसूची के भाग ख में उल्लेखित राज्य हैं। 8 की बात करें तो 8 में आर्टिकल 239 से 242 आता है और भाग 8 जो है वो रिलेटेड है संघ राज्य क्षेत्र से। भाग 9 में 243 क से 9 तक, भाग 9 जो है पंचायत से रिलेटेड है। भाग 9 क जो है वो नगर पालिका से रिलेटेड है। 9 ख जो है वो सहकारी समिति से रिलेटेड है। यानी भाग 5 तो हो गया संघ से, भाग 6 हो गया राज्य से, भाग 7 जो हो गया पहली अनुसूची के भाग ख में जो उल्लेखित राज्य हैं वो भाग 7 में दिए हुए हैं। 8 जो हो गया संघ राज्य क्षेत्र से रिलेटेड, 9 हो गया पंचायत से रिलेटेड, 9 क यानी 9A जो है वो नगर पालिका से और 9B जो है सहकारी समितियाँ। भाग 10 जो है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र से रिलेटेड है, अनुच्छेद 244। भाग 11 जो है संघ और राज्य के मध्य संबंध बताता है। कौन? भाग 11 और भाग 11 में आर्टिकल 245 से 263 है। भाग 12 वित्त संपत्ति संविदा एवं वाद के बारे में बताता है। भाग 12 234 से 300 तक है। भाग 13 301 से 307 है। भाग 13 संबंधित है भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम। भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम रिलेटेड है भाग 13 से। भाग 14 308 से 323 तक है। भाग 14 संबंधित है संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं जो है वो उसका उल्लेख जो है भाग 14 में किया गया है। भाग 14 क संबंधित है अधिकरण से। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। भारत में निर्वाचन कैसे कैसे होगा ये सब चुनाव प्रणाली जो है ये सब भाग 15 में दिया गया है। भाग 16 जो है भाग 16 में आर्टिकल है 330 से 342। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध प्रदान करता है। भाग 16 भाग 17 में राजभाषा के द्वारा बताया गया है। भाग 17 में बताया गया कि भारत में राजभाषा क्या होगा उसके बारे में भाग 17 में बताया गया है। भाग 17 में आर्टिकल 343 से 351 तक आता है। भाग 18 संबंधित है आपात यानी इमरजेंसी का जो सिस्टम है वो बताया गया उसके बारे में भाग 18 में। यह आर्टिकल 352 से 360 तक संबंधित है। भाग 19 में है प्रकीर्ण के बारे में बताया गया है। भाग 20 में संविधान संशोधन कैसे होगा ये बताया गया भाग 20 में और भाग 20 में अनुच्छेद आता है 368 के
भाग 368 अनुच्छेद में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। भाग 21 में 369 से 392 तक है और भाग 21 में अस्थायी एवं विशेष उपबंध के बारे में बताया गया। भाग 22 में 393 से 395, इसमें संक्षिप्त नाम, हिंदी में प्राधिकृत पाठ के बारे में बताया गया है। विभिन्न पदाधिकारियों का मासिक वेतन कितना होता है? तो विभिन्न पदाधिकारियों का मासिक वेतन जो है, राष्ट्रपति का वेतन होता है 5 लाख, उपराष्ट्रपति का वेतन होता है 4 लाख, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन होता है 4 लाख, राज्यपाल का वेतन होता है 3,50,000, 3.5 लाख एवं मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है उनका वेतन 2,50,000 होता है। भारत में कितने प्रकार के नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? 5 तरह से। भारत में 5 तरह से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता का अंत कितने प्रकार से होती है? भारतीय नागरिकता का अंत 3 तरह से होता है। भारतीय नागरिकता अधिनियम को पारित किया गया था 1955 में। भारत का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकारों के सुरक्षा के लिए व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में क्रमशः जा सकता है। तो मौलिक अधिकारों के सुरक्षा के लिए भारतीय लोग जो हैं वो सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं यानी उच्च न्यायालय में। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। कब? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है और उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। विधि के समक्ष समता का अधिकार की बात की गई है अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता की बात की गई है। अनुच्छेद 15 में जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव में रोक किया गया है। अनुच्छेद 15 यानी अनुच्छेद 15 में भेदभाव नहीं किया जाएगा जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता अनुच्छेद 16। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता होगी, ये बात बोली गई है अनुच्छेद 16 में। अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख है अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत को दूर भाग कर दिया गया है, एकदम खत्म कर दिया गया है। उपाधियों का अंत किया गया है अनुच्छेद 18 के तहत। स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 19 में। कितने तरह का स्वतंत्रता होंगे वो 19 में किया गया है। अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 20 में। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 20 में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताता है। 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 21 क में। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 22 में। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 22 में। मानव के साथ दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 23 में। मानव के साथ दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध ये सब नहीं होगा, ये किया गया है अनुच्छेद 23 में। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में कार्य करने हेतु रोका गया है, यह रोका गया है अनुच्छेद 24 के तहत। अनुच्छेद 24 के तहत ये बोला गया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो हैं वो कारखानों में काम नहीं करेंगे। और अनुच्छेद 23 के तहत क्या बोला गया कि मानव के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा और बच्चों से काम नहीं करवाया जाएगा। अनुच्छेद में 22 के तहत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी को रोका गया है और संरक्षण देने का भी बात किया गया है। अनुच्छेद 21 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को
6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का बात किया गया है। अनुच्छेद 20 के तहत अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। 17 में छुआछूत को दूर भगाया गया है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 15 में भेदभाव जो होता था जाति, धर्म, लिंग, ये सबको समाप्त किया गया है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता की बात की गई है। कुछ मौलिक अधिकार हैं, जैसे मौलिक अधिकार हैं 6 तरह के मौलिक अधिकार हैं। पहला समता या समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा जो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, छठा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो समता आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक समता या समानता का अधिकार है। आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल नंबर 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार के बाद अनुच्छेद 23 से 24 है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 है एवं समता या समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 है। अनुच्छेद 25 से 28 की बात करें तो अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 29 से 30 जो है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार है और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 में है और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से 28 में है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भारतीय संविधान में कितने स्वतंत्रता का उल्लेख है? 6 तरह के स्वतंत्रता का उल्लेख है। प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है 19A में। प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, ये सब है अनुच्छेद 19A में। कुछ स्वतंत्रता का अधिकार है, जैसे वो कौन सा है? तो अनुच्छेद 19A में बोलने का स्वतंत्रता है। 19B में शांति सभा करने की स्वतंत्रता है। 19C में संघ बनाने की स्वतंत्रता है। 19D में आवागमन करने की स्वतंत्रता है। 19E में निवास करने एवं बसने की स्वतंत्रता है। 19G में व्यापार करने एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता है। यानी 19A के तहत लोग बोलेंगे, जब लोग बोलेंगे तो 19B के तहत एक जगह सभा उभा कर सकते हैं। जब सभा करेंगे तो 19C में वो एक ग्रुप यानी संघ बना सकते हैं। जब वो संघ बना लेंगे तो 19D के साथ वो संघ बना करके इधर उधर घूम सकते हैं। जब वो इधर उधर घूमने लगेंगे तो 19E के तहत वो लोग कहीं भी रह सकते हैं। जब वो कहीं पे रह लेंगे तो वो 19G के तहत वहाँ पे व्यापार भी कर सकते हैं। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 29 में। अल्पसंख्यक वर्ग जो है उनके फायदे का यानी उनके हक का संरक्षण यह है अनुच्छेद 19 में। अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा के बारे में किया गया है अनुच्छेद 30 में। अल्पसंख्यक का हित का संरक्षण किया गया 29 के तहत और अल्पसंख्यक को शिक्षा दिया गया 30 के तहत, और ये है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा था? तो अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कितने प्रकार रीट जारी किए जाते हैं? तो अनुच्छेद 32 के तहत 5 तरह का रीट जारी किए जाते हैं। कुछ स्मरणीय तथ्य, जैसे राज्यों की परिभाषा का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 36 में। राज्य का परिभाषा मिलता है अनुच्छेद 36 में। किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता? यह अनुच्छेद 37 में है। यानी अनुच्छेद 37 बोलता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। राज्य लोक कल्याण का उल्लेख के बारे में बताता है अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 में है राज्य लोक कल्याण के बारे में। समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन होगा, यह बात कहा गया अनुच्छेद 39 क में। 39 क में समान कार्य के लिए समान वेतन के
के लिए बोला गया है। ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख है अनुच्छेद 40 में, यानी अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत से रिलेटेड है। कुछ दशाओं में काम शिक्षा पाने का अधिकार का उल्लेख किया गया है। कुछ दशाओं में काम शिक्षा पाने का, यानी ये बोला गया है कि कुछ दशाओं में जनता को काम दिया जाएगा और उनको शिक्षा दिया जाएगा, ये बात कही गई अनुच्छेद 41 में। प्रसूति सहायता एवं कामना की न्याय संगत और मनोबोधित दशाओं का उल्लेखनीय किया गया है अनुच्छेद 42 में। अनुच्छेद 42 बोलता है कि प्रसूति सहायता दिया जाएगा और काम जो है न्याय संगत और मनोविचित होगा, यानी आदमी को काम करने लायक माहौल दिया जाएगा, ये बात बोला गया अनुच्छेद 42 में। कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन एवं कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 43 में। अनुच्छेद 43 में बोला गया कि कुटीर और उद्योग जो है उसको प्रोत्साहन देना है और जो लोग काम करते हैं उनको निर्वाचित मजदूरी देना है। नागरिक के लिए समान सिविल संहिता, जो सिविल कोड होता है, समान सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, समान सिविल संहिता जो है, यह अनुच्छेद 44 में है। 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 45 में 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा का उल्लेख किया गया है। SC ST एवं दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अन्य हितों की वृद्धि का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 46 के तहत। अनुच्छेद 46 के तहत SC ST एवं दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अन्य हितों की वृद्धि का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 46 में। मद्यपान निषेध, पोषाहार स्तर एवं लोक स्वास्थ्य का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 47 में। दारू पीने के लिए मना किया गया अनुच्छेद 47 में। अच्छा खाना भोजन के लिए, अच्छा खाना और अच्छा स्वास्थ्य के लिए अनुरोध किया गया अनुच्छेद 47 में। कृषि एवं पशुपालन का संगठन, कृषि और पशुपालन का संगठन होगा, यह अनुच्छेद 48 में बोला गया है। पर्यावरण एवं वन्य जीवों का रक्षा करना होगा, यह 48 क में बोला गया है। राष्ट्रीय स्मारकों को भी संरक्षित रखना होगा, यह आर्टिकल 49 में बोला गया है। आर्टिकल 49 में बोला है कि राष्ट्रीय स्तर का जो भी स्मारक है उनको हमको संरक्षित रखना है। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका दोनों को एक दूसरे से अलग रखा गया है अनुच्छेद 50 के तहत। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका ये दोनों को अनुच्छेद 50 के तहत अलग रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 51 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 51 में। किसने कहा था कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी? केटी साहब ने बोला था। किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। वर्तमान में हमारे संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने हैं? 11। भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है किसमें? राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी नियमों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा ये उल्लेखित है अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? निर्वाचक मंडल कहने का मतलब कि राष्ट्रपति को कौन कौन से वोट देंगे, तो निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं सदस्य के दोनों सदनों के संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। संसद का जो दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उसमें जो भी निर्वाचित सदस्य हैं वो सब वोट दे सकते हैं। और विधानसभा, हर एक राज्य का जो है विधानसभा, उसमें जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति का वोट दे सकते हैं। 70वें संविधान संशोधन द्वारा किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है? दिल्ली एवं पुदुचेरी। दिल्ली एवं पुदुचेरी ऐसा ये संघ क्षेत्र है कि यानी केंद्र शासित क्षेत्र है जहाँ पे विधानसभा है और वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनको भी राष्ट्रपति चुनने का अधिकार है। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। राष्ट्रपति के कार्यकाल कितना होता है? अनुच्छेद 56 के द्वारा यह बताया गया है 5 वर्ष।
राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56 के तहत बताया गया है। राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन पात्रता का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 57। राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन हो सकता है, यह बात बोला गया है अनुच्छेद 57 में। राष्ट्रपति निर्वाचित होने हेतु अर्हताएं का उल्लेख किया गया 58 में। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता है, क्या क्या योग्यता होने चाहिए, योग्यता के बारे में 58 में बोला गया है। राष्ट्रपति द्वारा लिए जाने वाले शपथ या शपथ के बारे में अनुच्छेद 60 में बताया गया। राष्ट्रपति शपथ कैसे लेंगे, किनके सामने लेंगे, ये सब अनुच्छेद 60 में बताया गया है। राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट यानी महाभियोग कैसे लगाया जाएगा, वह अनुच्छेद 61 में बताया गया है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 108। राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर सहमति अथवा रोक अथवा पुनर्विचार हेतु सदन को लौटाने का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 111 में। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को भी वो सहमति दे सकते हैं या फिर उसको रोक लगा सकते हैं या फिर पुनर्विचार करने के लिए अपने पास रख सकते हैं। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति को। कोई भी भौगोलिक क्षेत्र है उसको राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दे सकते हैं। ये सब राष्ट्रपति के अधिकार थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। भारत के पहली महिला राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन थे? द्रौपदी मुर्मू। भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। किस अनुच्छेद में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 63 में ये बोला गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे, यह उल्लेख अनुच्छेद 64 में किया गया है। और उल्लेख ये बोला गया और अनुच्छेद 64 में ये उल्लेखित है कि जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं कौन? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें वोट कौन देते हैं? तो संसद का दोनों जो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उसमें जो निर्वाचित सदस्य हैं वो और जो मनोनीत सदस्य हैं वो दोनों। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह प्रदान करने हेतु मंत्रिपरिषद का उल्लेखित किया गया है 74(1) के तहत। तो राष्ट्रपति को सहायता करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, यह बात बोला गया है 74(1) के तहत। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 75(1) के तहत। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है अनुच्छेद 75(1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों का कितना प्रतिशत होना चाहिए? 15%। लोकसभा का जो भी संख्या है उसका 15% ही मंत्री बन सकते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। आज़ादी के समय केंद्र में मंत्रालयों की कुल संख्या कितनी थी? 18। आज़ादी के समय केंद्र में कुल मंत्रालय थे 18। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। वैसे प्रधानमंत्री जो लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए वो थे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे वो जो कभी भी लोकसभा में नहीं गए। सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री पर रहने वाले थे अटल बिहारी वाजपेयी, मात्र 13 दिन। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री तो बने थे लेकिन मात्र 13 दिन में ही उनकी सरकार गिर गई थी। भारत की संसद का निर्माण होता है, भारत का संसद बना हुआ है राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा तीनों को मिलाकर। भारत का जो पार्लियामेंट होता है वो तीनों को मिला करके बनता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा।
भारतीय संसद का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 79 में। अनुच्छेद 79 भारत के संसद के बारे में बताता है। राज्यसभा का उल्लेख है अनुच्छेद 80 में और लोकसभा का संरचना का उल्लेख है अनुच्छेद 81 में। यानी 79 के तहत संसद बनाया गया, 80 के तहत राज्यसभा बनाया गया और अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा बनाया गया। राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है, लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 250 यानी 250, लेकिन लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 550। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित होती है? लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित होती है? 84। लोकसभा में 84 अनुसूचित जातियों के लिए सीट आरक्षित होती है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितना होता है? 47। तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 और जनजातियों के लिए 47। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया है? 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा वोट देने का अधिकार जो पहले 21 वर्ष था उसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। यानी 61वां संविधान संशोधन 1989। लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने हेतु 25 वर्ष का उम्र होना चाहिए। लोकसभा का अगर सदस्य बनना है तो कम से कम 25 वर्ष का तो उम्र होना ही चाहिए। आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल में एक बार में कितने समय तक वृद्धि किया जा सकता है? 1 वर्ष। जब आपातकाल लग जाता है तो लोकसभा का जो कार्यकाल है उसमें 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है एक बार में। सदन के अधिवेशन को गठित करने हेतु गणपूर्ति संख्या क्या होता है? तो सदन का अधिवेशन को गठित करने के लिए गणपूर्ति यानी कोरम जो है कुल सदस्यों का 1/10 होता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वही संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता करते हैं। धन विधेयक पेश किया जाता है सिर्फ लोकसभा में। धन विधेयक पेश किया जाता है लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव कराने हेतु कितने सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है? 50 सदस्य। अविश्वास अगर प्रस्ताव लाना है तो 50 सदस्यों का समर्थन बिल्कुल जरूरी है। लोकसभा अध्यक्ष शपथ लेता है लोकसभा सदस्य के रूप में। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है, वो शपथ लेता है लोकसभा सदस्य के रूप में, बाद में वो अध्यक्ष बनता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलांकर। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? मीरा कुमार। किसी संसद सदस्य की योग्यता अयोग्यता से संबंधित विषयों पर अंतिम निर्णय होता है चुनाव आयोग के सलाह पर राष्ट्रपति का। कोई सदस्य कितने दिनों तक बिना अनुमति के संसद के अधिवेशनों या कार्यवाहियों से अनुपस्थित रह सकता है? तो उसकी संसद सदस्यता समाप्त हो जाएगी, वह है 60 दिन। अगर कोई सदस्य जो है 60 दिन तक संसद में नहीं जाता है तो उसका सदस्यता समाप्त हो जाएगी। भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। किसे संसद के किसी भी सदन में बोलने अथवा शामिल होने का अधिकार है परंतु मत देने का नहीं? वो है महान्यायवादी। महान्यायवादी जो है संसद के किसी भी सदन में बोल सकता है लेकिन वहाँ पे वो वोट नहीं दे सकता है। महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 76 के तहत। यानी अटॉर्नी जनरल जो है उसको नियुक्त किया जाता है अनुच्छेद 76 के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा। नियंत्रक एवं महालेखा यानी कैग क्यों नियुक्त किया जाती है? राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 के तहत कैग की नियुक्ति की जाती है। सार्वजनिक धन का संरक्षण किसे बोला जाता है? सार्वजनिक धन का संरक्षक बोला जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को यानी कैग को। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन यानी अपना रिपोर्ट किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। भारत की संचित निधि का उल्लेख किया गया है 266 अनुच्छेद में। अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि का उल्लेख किया जाता है। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय निम्नलिखित है। यानी भारत का संचित निधि से ही राष्ट्रपति का वेतन एवं अन्य भत्ता दिया जाता है। राज्यसभा सभापति एवं लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन एवं भत्ता जो है वो भारत के संचित निधि से ही जाता है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन एवं भत्ते संचित निधि से जाता है
भारत के संचित निधि से कोई ऐसा ऋण भार जिसका दायित्व भारत सरकार पर आता है, उसका भी भार सारा भारत के संचित निधि पर ही होता है। भारत की आकस्मिक निधि का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 267 में। अनुच्छेद 266 में है संचित निधि और अनुच्छेद 267 में है आकस्मिक निधि। भारत आकस्मिक निधि अधिनियम पारित किया गया था 1950 में। भारत का आकस्मिक निधि अधिनियम पारित किया गया था 1950 में। सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधी नियमों का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 ही बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन कैसे होगा। सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के जो भी जज हैं उन सारों का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अवकाश ग्रहण की अधिकतम आयु होती है 65 वर्ष। 65 वर्ष के बाद सर्वोच्च न्यायालय के जज जो हैं वो रिटायर हो सकते हैं। भारत में लोकहित मुकदमा यानी PIL की अवधारणा लाने का श्रेय दिया जाता है न्यायमूर्ति PN भगवती। PIL कौन लाए थे? न्यायमूर्ति PN भगवती। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद को सुलझाना सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐसा अधिकार है, तो यह प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। भारत के सभी उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने के अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का कैसा अधिकार है? अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय जो है भारत के सभी उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सुन सकता है। किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है? अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बोला गया है, यानी जो वो फैसला सुना देगा वही सारे में उसके नीचे वाले सारे न्यायालय में मान्य होगा। अनुच्छेद 129 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। उच्च न्यायालय का गठन 214 के तहत किया जाता है। किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा? उच्च न्यायालय को भी एक अभिलेख न्यायालय बोला गया है अनुच्छेद 215 के तहत। यानी सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बोला गया है अनुच्छेद 129 के तहत, एवं हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बोला गया अनुच्छेद 215 के तहत। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। उच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश हैं वो सारे को शपथ दिलाता है कौन? राज्यपाल। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? 25। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। राज्य की कार्यपालिका प्रधान होता है राज्यपाल। राज्य का जो कार्यपालिका होता है उसका प्रधान होता है राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता का शपथ दिलाते हैं। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य संपादित किए जाते हैं राज्यपाल के नाम से। राज्य के मुख्य सचिव, महाधिवक्ता एवं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है कौन? राज्यपाल। जितने भी विश्वविद्यालय हैं किसी राज्य में उसका कुलाधिपति जो होंगे वो राज्यपाल ही होंगे। राज्य विधानमंडल को 17वां उसका 17वां अथवा विघटन करने का अधिकार है राज्यपाल को। तो यानी राज्य का विधानमंडल जो है उसको रोक सकता है, ख़त्म कर सकता है, उसको ये सब अधिकार किसको है? राज्यपाल को। किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति उल्लेखित किया जाता है? तो अनुच्छेद 169 के तहत किसी राज्य में विधान परिषद बनाया जा सकता है या फिर समाप्त किया जा सकता है। विधानमंडल का उच्च सदन क्या कहा जाता है? विधान परिषद। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का कितना होता है? 1/3। वर्तमान में 2022 तक भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6। विधान परिषद सदस्य बनने का न्यूनतम आयु क्या है? 30 वर्ष। विधान परिषद के कुल सदस्यों का कितना भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? 1/6। विधान परिषद में जो भी सदस्य हैं वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, पूरे सदस्य का 1/6 भाग। विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम आयु एवं न्यूनतम संख्या विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या कितना होता है? तो विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य और कम से कम 60 सदस्य होने चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ अपवाद है। विधानसभा का सदस्य बनाने हेतु न्यूनतम आयु कितना? विधानसभा का सदस्य
विधान परिषद का सदस्य के लिए 30 वर्ष, लेकिन विधानसभा का सदस्य होने के लिए 25 वर्ष। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के समस्त कार्यों का उल्लेख किया गया है 167। मुख्यमंत्री के क्या क्या कार्य हैं ये आर्टिकल 167 में बताया गया है। केंद्र शासित प्रदेशों का शासन किसके द्वारा संचालित किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। केंद्र शासित प्रदेशों का शासन किसके द्वारा संचालित किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। विभिन्न सूचियाँ एवं विषय: संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। संघ सूची में टोटल 97 विषय हैं, राज्य सूची में 66 हैं और समवर्ती सूची में 47 हैं। यानी 97 ऐसे विषय हैं जिस पे संघ ही नियम कानून बना सकता है और 66 ऐसे विषय हैं जिसमें राज्य बना सकता है और 47 ऐसे विषय हैं जिसमें संघ और राज्य, देश और राज्य दोनों बना सकता है। तो संघ सूची में कौन कौन से आते हैं? तो संघ सूची में रक्षा आता है, विदेश मामला, जनगणना, रेल परिवहन, टेलीफोन हो गया, डाक एवं तार हो गया एवं अंतर्राष्ट्रीय संधि हो गया। विदेश मामले, जनगणना, रेल परिवहन, टेलीफोन, डाक एवं तार, अंतर्राष्ट्रीय संधि जो है ये सब संघ के सूची में आते हैं। राज्य की सूची में कृषि, राज्य की सूची में स्थानीय शासन हो गया, लोक व्यवस्था हो गया, कारागार जेल जो हो गया, भू राजस्व हो गया, सिंचाई हो गया, पुलिस हो गया, ये सब राज्य के क्षेत्र में आते हैं। तो राज्य किस किस पे नियम कानून बना सकता है? तो कृषि, स्थानीय शासन, लोक व्यवस्था, कारागार, भू राजस्व, सिंचाई, पुलिस, ये सब पर जो है राज्य नियम कानून बना सकता है। और कुछ भी जैसे शिक्षा पर दोनों बना सकते हैं, राज्य और देश दोनों। समाचार पत्र, परिवार नियोजन, ये सब समवर्ती। शिक्षा, समाचार पत्र, परिवार नियोजन समवर्ती सूची में आता है। वन, जनसंख्या नियंत्रण, कारखाना, वन, जनसंख्या नियंत्रण, कारखाना दोनों समवर्ती सूची में। आर्थिक नियोजन भी दोनों सूची में, समवर्ती सूची में आता है। संसद को राष्ट्रपति को ध्यान में रख राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 249 में। संसद को राष्ट्रपति को ध्यान में रख राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 249 में। संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है 253 के तहत। यानी अनुच्छेद 253 बोलता है कि अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून बना हुआ है तो उसके अनुसार काम करने के लिए राज्य के विषय पे भी संघ नियम कानून बना सकता है। और अनुच्छेद 249 बोलता है कि राष्ट्रपति के सलाह पर, राष्ट्रपति के कहने पर देश का जो प्रधानमंत्री यानी संघ जो है वो राज्य पर नियम कानून बना सकता है। केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित सरकारिया आयोग का गठन किस वर्ष बनाया गया था? 1983। यानी सरकारिया आयोग जो था वो केंद्र राज्य संबंधों के बारे में था और इसका गठन 1983 में किया गया था। सरकारिया आयोग ने केंद्र राज्य संबंध सुधार हेतु अंतिम रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंध सुधार हेतु अंतिम रिपोर्ट पेश की थी 1987 में। केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु पूंछी आयोग का गठन किया गया था। पूंछी आयोग का गठन कब क्यों हुआ था? तो केंद्र राज्य में जो संबंध है उसके समीक्षा करना, वो गठित हुआ था 2007 में। 2007 में किया गया था उसका गठन। अंतर्राष्ट्रीय नदियों एवं नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों का उल्लेख 262 में है। अनुच्छेद 262 बोलता है कि अंतर्राज्यीय नदियां हो गया, नदी घाटियां हो गया, उनका पानी का विवाद जो होगा उसके बारे में कैसे निपटा जाएगा वह अनुच्छेद 262 बताता है। केंद्र राज्य के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263 के तहत अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतर्राज्यीय परिषद गठन किया जाता है जिसका काम है केंद्र राज्य के मध्य समन्वय बनाए रखना।
अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया कब? 1990 में। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था कब? 1 जनवरी 2015। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पगड़िया। नीति आयोग के प्रथम CEO कौन है? सिंधु श्री खुल्लर। यानी नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पगड़िया और नीति आयोग के CEO कौन? सिंधु श्री खुल्लर। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 6 अगस्त 1952। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। किस राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट कहकर संबोधित किया गया था? किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट बोला था? के सनथानम जो थे वो राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट बोलते थे। केंद्रीय वित्त आयोग के गठन का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 280 में 22 नवंबर 1991 को। सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना कब की गई? 1993 में। राज्य वित्त आयोग की स्थापना 1993 में की गई। वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 5। राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था अनुच्छेद 243 आई के तहत। केंद्रीय वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। केंद्रीय वित्त आयोग जो था उसका अध्यक्ष थे केसी नियोगी। केंद्रीय वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष कौन है? 2021 से 2026 के बीच में NK सिंह। केंद्रीय वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष हैं NK सिंह। केंद्रीय वित्त आयोग का गठन किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है अनुच्छेद 281 के तहत। 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग के सिफारिश को संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? टोटल 5 वर्ष का होता है। विधि आयोग के सिफारिशों के आधार पर लोक सेवा आयोग का स्थापना किया गया था 1926। विधि आयोग के सिफारिशों के आधार पर लोक सेवा आयोग का स्थापना किया गया था 1926 ईस्वी में। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं उनके सदस्य की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को मिला। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए। यूपीएससी के जो आयोग के जो सदस्य हैं वो 6 वर्ष तक कार्य करते हैं या फिर 65 वर्ष तक। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी कब? 25 जनवरी 1950। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गए या फिर उनके अन्य सदस्य हो गए, वो सारे का नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। 1993 के बाद राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को क्या बनाया? 3 सदस्यीय आयोग। इसके पूर्व 1 सदस्यीय था। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए। भारत में ईवीएम का पहली बार प्रयोग किया गया 1982 में केरल राज्य में। ईवीएम का प्रयोग कर संपूर्ण चुनाव संपादित करने वाला पहला राज्य बना था गोवा। VVPAT का पूर्ण रूप क्या है? तो वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। किस वर्ष से चुनाव आयोग द्वारा फोटो युक्त पहचान पत्र का प्रयोग किया जाने लगा? 1993 से। 1993 से वोटर कार्ड में ये फ़ोटो होने लगा है। परिसीमन आयोग के अध्यक्ष होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त। परिसीमन आयोग के अध्यक्ष होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त। पहली परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था? 1952 में। पहली परिसीमन आयोग का गठन किया गया था 1952 में। भारतीय राज्य व्यवस्था में विभिन्न पदाधिकारी का वरीयता क्रम। तो भारत में जो पदाधिकारी हो उसके सबसे ऊपर जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, उसके नीचे आते हैं उपराष्ट्रपति और उसके नीचे आते हैं प्रधानमंत्री। तो पहला नंबर पे राष्ट्रपति, दूसरा पे उपराष्ट्रपति, तीसरा पे प्रधानमंत्री होते हैं, चौथा पे आते हैं अपने राज्यों के राज्यपाल
और पाँचवा पे आते हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति, और छठा पे आते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष। यानी चौथा पे आ गए अपने राज्यों के राज्यपाल, उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति, और छठा पे आते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा के अध्यक्ष। सातवां पे आते हैं केंद्रीय कैबिनेट मंत्री एवं उनके राज्यों एवं अपने राज्यों में मुख्यमंत्री, और आठवां पर आते हैं राजदूत। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 ईस्वी में किया गया था, और प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? BG खरे। वर्तमान में कुल कितने भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? 22 भाषा को। किस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो 21वां संविधान संशोधन 1967। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा मणिपुरी, कोंकणी एवं नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? 71वां संविधान संशोधन 1992। 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा 3 भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल भी किया गया, वो है मणिपुरी, कोंकणी एवं नेपाली। और 92वां संविधान संशोधन 2003, 92वां संविधान संशोधन 2003 जो है उसके द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। यानी 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को, 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा मणिपुरी, कोंकणी एवं नेपाली भाषा को, एवं 92वां संविधान संशोधन 2013 के द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। किस अनुच्छेद में बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है? अनुच्छेद 350 क। किस अनुच्छेद में बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है? अनुच्छेद 350 क। किस अनुच्छेद में हिंदी को प्रोत्साहन देने की बात की गई है? अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 के तहत हिंदी को प्रोत्साहन दिया जाएगा। भारतीय संविधान में कुल कितने प्रकार के आपातकाल हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 3 प्रकार के आपातकाल हैं। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन एवं वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात जो है अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, एवं वित्तीय आपात जो है अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 19 के मौलिक अधिकारों को आपातकाल के समय निलंबित किया जाता है अनुच्छेद 358 के अंतर्गत। अनुच्छेद 358 बोलता है कि जब आपातकाल लगेगा तो उसमें अनुच्छेद 19 के जो मौलिक अधिकार हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। राष्ट्रीय आपात की घोषणा को कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति अनिवार्य है? 1 महीना, 1 माह। अनुच्छेद 359 के तहत आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद में वर्णित मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 20 एवं 21। अनुच्छेद 20 एवं 21 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, 21 में जो प्राण एवं दैहिक, अनुच्छेद 20 में जो कानून के जो गिरफ्तारी के विरुद्ध जो संरक्षण है वो सब जो है अनुच्छेद 359 बोलता है कि ये सब समाप्त नहीं किए जाएंगे। भारत में पहली आपातकाल की घोषणा की गई थी 1962 में चीन के आक्रमण के समय। किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने के पश्चात राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। राष्ट्रपति शासन की घोषणा को कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति अनिवार्य है? 2 माह। भारत में सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? पंजाब में 1951 ईस्वी में। वित्तीय आपात की घोषणा को कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति प्राप्त करनी होती है? 2 माह। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, ध्वज, गान, गीत, कैलेंडर।
राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1957 को। राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। अशोक स्तंभ को कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950, लेकिन राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था 26 जनवरी 1950। राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है उसको अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को। राष्ट्रीय नदी माना गया था गंगा को 4 नवंबर 2008 को। गंगा को राष्ट्रीय नदी बोला गया 4 नवंबर 2008 को। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन माना गया, गंगा डॉल्फिन जो है उसको राष्ट्रीय जलीय जीव कहा गया 5 अक्टूबर 2009 को। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950। राष्ट्रीय गीत 26 जनवरी 1950। अशोक स्तंभ 26 जनवरी 1950। राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957। राष्ट्रीय नदी को गंगा 4 नवंबर 2008। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन 5 अक्टूबर 2009। भारतीय नागरिकों एवं निजी संस्थानों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार दिया गया भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अंतर्गत। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं केवल लोकसभा के, यानी प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य लोकसभा से ही होते हैं। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष। प्राक्कलन समिति 1 वर्ष तक ही चलता है। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य। लोक लेखा समिति जो है उसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा से। लोक से लेखा समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। किसी समिति को लघु लोकसभा के नाम से जाना जाता है। लोक लेखा समिति को ही लघु लोकसभा कहा जाता है। लघु लोकसभा लोक लेखा समिति को कहा जाता है। किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन लोक लेखा समिति को कहा जाता है। सामान्यतः किसे लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है विरोधी दल के नेता को। लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन किसे सौंपता है? यानी लोक लेखा समिति जो है वो अपना रिपोर्ट किसको सौंपता है? लोकसभा को। सार्वजनिक उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 22। लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान से। भारत में पंचायती व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान से। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है पंचायती राज से एवं 74वां संविधान संशोधन संबंधित है नगर पालिका से। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित की गई है? 1/3। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत किस राज्य ने सबसे पहले महिलाओं को 50% आरक्षण दिया? बिहार। किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही थी? थुंगन समिति। थुंगन समिति ने बोला था कि पंचायत का जो शासन है उसमें महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाए। किस समिति ने पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देने की बात कही थी? एल.एम. सिंघवी समिति। एल.एम. सिंघवी समिति ने बोला था कि ये पंचायत जो है उनको संवैधानिक मान्यता दिया जाए। पंचायत किस सूची का विषय है? राज्य सूची। पंचायत जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रमुख समितियां। बलवंत राय मेहता समिति का जो है 1957 में आया था। अशोक मेहता समिति जो है 1977 में आया था। पी.वी.के. राय समिति जो है 1985 में। एल.एम. सिंघवी समिति जो है 1986 में एवं पी.के. थुंगन समिति जो है 1988 में। पी.के. थुंगन समिति। कुछ अनुच्छेद के बारे में बात करते हैं तो भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं उल्लेख। तो अनुच्छेद 1 तो जान ही गए। अनुच्छेद 1 राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 बताता है नए राज्यों के प्रवेश एवं स्थापना। अनुच्छेद 3 बताता है राज्यों क्षेत्रों के सीमा नामों में परिवर्तन।
अनुच्छेद 1 राज्य का संघ, राज्यों का संघ। अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश एवं स्थापना। अनुच्छेद 3 राज्य क्षेत्रों के सीमा नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 74 बताता है मंत्रिपरिषद का गठन के बारे में। अनुच्छेद 76 बताता है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति के बारे में। अनुच्छेद 85 लोकसभा के विघटन के बारे में। अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। अनुच्छेद 108 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 110 में सदन द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति। अनुच्छेद 111 के द्वारा संसद के समक्ष बजट प्रस्तुत करने का प्रावधान बताया गया है। अनुच्छेद 112 में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 123 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय जो है एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 129 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 148 के तहत विधान परिषद की स्थापना एवं विघटन की जाती है। अनुच्छेद 169 के तहत विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की सहमति लेनी होती है। अनुच्छेद 200 के तहत विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की सहमति लेनी होती है। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने का भी प्रावधान है। अनुच्छेद 213 राज्यपाल में उच्च न्यायालय का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 214 के तहत राज्यों में उच्च न्यायालय का गठन। 214 के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 233 के तहत भारत की संचित निधि का उल्लेख है। अनुच्छेद 266 में भारत की आकस्मिक निधि का उल्लेख है। अनुच्छेद 267 में वित्त आयोग का गठन। 280 में संपत्ति का अधिकार, पहले यह एक मौलिक अधिभाग था, अब कानूनी हो गया है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 क में है। अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना अनुच्छेद 312 के तहत। संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना अनुच्छेद 315 के तहत। निर्वाचन आयोग की स्थापना 324। नागरिकों को मताधिकार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 326। लोकसभा में SC ST के लिए आरक्षण अनुच्छेद 330। विधानसभा में SC ST का आरक्षण अनुच्छेद 332। राष्ट्रीय अनुसूचित जातीय आयोग 338 के तहत। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338 क। पिछड़े वर्गों की दशाओं की जांच हेतु गठित आयोग अनुच्छेद 340। संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में होगी अनुच्छेद 343। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368। तो संविधान संशोधन हो गया अनुच्छेद 368। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा की शुरुआत की गई थी 1862 में। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली की शुरुआत की गई थी 1 अप्रैल 1957 को। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली की शुरुआत की गई थी 1 अप्रैल 1957 में। भारत में मुद्रा का पहली बार अवमूल्यन हुआ था 1949 में। भारत में मुद्रा का पहली बार अवमूल्यन हुआ था 1949 में। भारत में मुद्रा का दूसरी बार अवमूल्यन हुआ था 1966 में। भारत में मुद्रा का तीसरी बार अवमूल्यन हुआ था 1991 में। भारत में नोट निर्मगन प्रणाली न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाया गया 1956 से। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 ईस्वी में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है कहाँ? मुंबई में। विश्व में सर्वप्रथम GST अपनाया था फ्रांस में। भारत में GST लागू हो गया 2017 में। भारत में लागू GST किस देश के मॉडल पर आधारित है? कनाडा के मॉडल पर। भारत में GST लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? विजय केलकर समिति ने। भारत में GST लागू करने का सुझाव दिया था कौन? विजय केलकर समिति। GST नंबर में कुल कितने अंक होते हैं? 15। GST परिषद का गठन किया गया है अनुच्छेद 279A।
किस संशोधन द्वारा भारत में जीएसटी को लागू किया गया है? 101वां संविधान संशोधन 2016। 101वां संविधान संशोधन 2016 द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया है। भारत में पंचवर्षीय योजना के स्वरूप को किस देश से लिया गया है? रूस से। अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान लागू किया गया है 1978 से 1980 के बीच में। नई आर्थिक सुधार नीति को शुरुआत किया गया है 1991 से। नई आर्थिक सुधार नीति को शुरू किया गया 1991 से। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया है 1969 से। भारत में बैंकों का दूसरी बार राष्ट्रीयकरण किया गया 1980 ईस्वी में। भारत में राजकोषीय नीति तैयार की जाती है वित्त मंत्रालय द्वारा। भारत में राजकोषीय नीति तैयार की जाती है किसके द्वारा? तो वित्त मंत्रालय द्वारा।